राष्ट्रीय प्रतीक चल रहा था कल। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह करा दिया। टॉपिक वही है राष्ट्रीय प्रतीक। अभी उसमें लिखना था आपको राष्ट्रगान। लिखिएगा राष्ट्रगान के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन को संविधान सभा ने हिंदी में भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगली लाइन से लिखेंगे, जनगण मन को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगली लाइन से लिखेंगे, जनगण मन के पूरे गीत में 5 पद हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। अगली लाइन से, जनगण मन के प्रथम और अंतिम पंक्ति गाने का समय 20 सेकंड है। अगली लाइन से लिखेंगे, राष्ट्रगीत। लिखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की। जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। अगली लाइन से लिखेंगे, यह राष्ट्रीय गीत
राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत है। जन जन का प्रेरणा स्रोत है। अगली लाइन से लिखेंगे राष्ट्रीय गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला हेडिंग लिखिएगा राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग देखिए, स्वतंत्रता के बाद 1952 में पंचांग सुधार समिति का गठन मेघनाथ साहा अध्यक्षता में किया गया। मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में किया गया। अगली लाइन से लिखेंगे 22 मार्च 1957 से शक संवत को सुधारों के साथ राष्ट्रीय संवत के रूप में अपना लिया। अगली लाइन से लिखेंगे राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है। शक संवत पर आधारित है। अगली लाइन से लिखेंगे राष्ट्रीय पंचांग में नव वर्ष का आरंभ चैत्र मास में होता है। नव वर्ष का आरंभ चैत्र मास में होता है। अगली लाइन से लिखेंगे राष्ट्रीय संवत भारत में राजपत्रों के प्रकाशन आकाशवाणी व दूरदर्शन द्वारा प्रस्तुत समाचारों और भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्तियों में ग्रेगोरियन
कैलेंडर के साथ प्रयोग किया जाता है? भारत, विशेषकर उत्तर भारत में व्यापक रूप में प्रयोग होने वाला दूसरा कैलेंडर विक्रम संवत कैलेंडर है। दूसरा कैलेंडर विक्रम संवत कैलेंडर है। अगली लाइन से लिखेंगे, दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए, दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए भारत दुनिया के शेष देशों की भांति, दुनिया के शेष देशों की भांति ग्रीगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करता है। अगला हेडिंग लिखिए, राष्ट्रीय पशु। लिखिएगा, तेंदुआ, तेंदुआ, तेंदुआ टाइग्रिस बाघ, तेंदुआ टाइग्रिस बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगली लाइन से लिखेंगे, लावण्यता, लावण्यता, कोमा ताकत, कोमा फुर्तीलापन और अपार शक्ति, और अपार शक्ति जैसे गुणों की वजह से, जैसे गुणों की वजह से तेंदुए को भारत के राष्ट्रीय पशु बनाने का गौरव हासिल हुआ है। अगली लाइन से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सन 1972 तक, सन 1972 तक शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। सन 1972 तक शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। इसके बाद इसकी जगह बाघ ने ले ली, इसके बाद इसकी जगह बाघ ने ले ली। पहले कौन था राष्ट्रीय पशु? शेर था। अब शेर की जगह कौन है? बाघ है। 1972 तक शेर था और लेटेस्ट में बाघ है।
अब लिखिएगा राष्ट्रीय पक्षी। देखिए, भारतीय मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जो एक रंगीन हंस के आकार का पक्षी है। मोर के लगभग 200 पंखों वाली कांस्य हरी पूंछ होती है। अगली लाइन से लिखेंगे, मोर को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1972 के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। अगली लाइन से लिखेंगे, अगला हेडिंग है राष्ट्रीय पुष्प। लिखिए, कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। इंपॉर्टेंट सवाल है। कमल सत्य का प्रतीक है, जो दुनिया भर की बुराइयों में भी खड़ा रह सकता है। आगे लिखिए, कमल एक पवित्र फूल है। अगला हेडिंग लिखिए, राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल में लिखिए, आम को राष्ट्रीय फल का दर्जा प्राप्त है। अगली लाइन से लिखें, भारत में आम के विभिन्न आकारों, आकृतियों और रंगों की 100 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, राष्ट्रीय पेड़। लिखिए, बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। अगली लाइन से लिखेंगे, बरगद अपना जीवन अधिपादप के रूप में शुरू करता है। अधिपादप कहते हैं जो दूसरे पेड़ों पर पलते हैं। जैसे बीज किसी भी पेड़ के ऊपर डल गया या किसी भी दीवार पर गिर गया और वहां पर पौधा बन जाए। जो अपने खाने के पोषक तत्व हैं वो दूसरे पौधे से लेते हैं, वो अधिपादप होते हैं। यानी जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, उनको अधिपादप बोलते हैं। अगली लाइन से लिखें, बरगद को
अनश्वर माना जाता है। बरगद को अनश्वर माना जाता है। अनश्वर मतलब हाँ, जो आसानी से खत्म ना किया जा सके, वो अनश्वर है। जिसे राष्ट्रीय प्राचीन कथाएं हैं, प्राचीन कथाओं में देखा होगा बरगद का और पीपल के पेड़ का ही व्याख्यान होता है। या आपने पुराने चित्र भी देखे होंगे, पुराने चित्र जो देखे हैं उनमें अधिकतर में बरगद और पीपल का ही पेड़ दिखाया जाता है। जैसे मान लिया भगवान बुद्ध के चित्र देखे हैं आपने, उनके पीछे किसका चित्र हो? केवल पीपल का और बरगद का। पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे, इस तरीके से ही चित्रों में व्याख्यान है अधिकतर में, इसलिए इसको अनश्वर बोला जाता है। आगे लिखिए। राष्ट्रीय विरासत पशु। लिखिएगा 23 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। जिसका मकसद इस विशाल पशु को संरक्षण प्रदान करना था। अब अगला हेडिंग लिखिए, राष्ट्रीय स्मारक। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में आएगा। देखिए, कभी कभी इंडिया गेट को राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। मगर आधिकारिक तौर पर यह केवल उन स्मारकों में से एक है। यह केवल उन स्मारकों में से एक है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट 10 फरवरी 1921 में बनकर तैयार हुआ था। 10 फरवरी 1921 में बनकर तैयार हुआ था। इंडिया गेट नई दिल्ली में राजपथ पर स्थित है। अगली लाइन से लिखिए, इंडिया गेट मूलतः अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है। अगली लाइन से लिखेंगे, इंडिया गेट की ऊंचाई। इंपॉर्टेंट सवाल है।
42 मीटर है, 42 मीटर है। अगली लाइन से लिखेंगे, इंडिया गेट का डिजाइन, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में भी आएगा। डिजाइन, विख्यात विख्यात एडविन लुटियन ने तैयार किया था। अगली लाइन से लिखें, इंडिया गेट को उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी के उन 90,000 सैनिकों की याद में, बनाया गया था। जिन्होंने पहले विश्व युद्ध और 1919 के तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। अगली लाइन से लिखेंगे, बांग्लादेश युद्ध के बाद इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति यानी कि अमर सैनिकों की ज्योति को शामिल किया गया था। अगली लाइन से लिखेंगे, यह अमर ज्योति भारत की रक्षा के लिए शहीद भारतीय सैनिकों और 1971 के युद्ध जिसमें बांग्लादेश को आजादी मिली थी। उसकी याद में बनाया गया था। अगली लाइन से लिखेंगे, अमर ज्योति का उद्घाटन 26 जनवरी 1979 में किया गया था। 26 जनवरी 1979 में किया गया था।
ये इंग्लिश वाला हो गया, ये हिंदी वाला अक्षर हो गया, और ये जो बराबर का चिन्ह है ये फ्लैग से लिया हुआ, फ्लैग से। इन तीनों को मिला करके ये रुपए का चिन्ह बन रहा है, मुद्रा। तो इनमें से कोई भी एक चिन्ह देगा वहां पर, ये पूछेगा ये किसका मिश्रण है। भारतीय जो मुद्रा का चिन्ह है वो किसका मिश्रण है, तो किसका है, हिंदी का, इंग्लिश का, और ये किसका है, ये झंडे का है। ये जो बराबर लिया हुआ है, जैसे झंडा होता है ना, होता है, हाँ, तो उसमें ये जो दो लाइन है ये यहाँ से उठा करके यहाँ रख लिया, तो तीनों का मिश्रण है, इसलिए भारतीय मुद्रा का चिन्ह इसको बनाया हुआ है। इसको बनाया किसने है, अब लिखिएगा इसके बारे में। लिखिए थोड़ा मुद्रा चिन्ह के बारे में। भारत सरकार ने ये 100% आएगा इसमें से सवाल। पहली बार भारतीय रुपया के चिन्ह को 15 जुलाई 2010 को अंगीकार किया था। अगली लाइन से लिखेंगे, भारतीय मुद्रा का चिन्ह देवनागरी किसको कहते हैं, हिंदी। जो ये वाला अक्षर है, ये वाला, ये देवनागरी लिपि का ही है, ठीक है। आगे लिखिएगा, और रोमन देवनागरी और रोमन, इंग्लिश का क्या लिया है इसमें, ये रोमन आर का मिश्रण है। यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिश्रण है। इसमें से भी ये ले लिया और हिंदी में से ये वाला आर ले लिया, और ये बराबर वाला कहाँ से लिया है, हाँ, ये झंडे से ले लिया है, जिस पर शीर्ष में दो समांतर रेखाएं हैं। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, भारतीय मुद्रा चिन्ह के ऊपर जो दो समांतर रेखाएं हैं वो कहां से ली हुई। अगली लाइन से लिखेंगे, मुद्रा की दो समांतर रेखाएं राष्ट्रीय ध्वज और बराबर के चिन्ह का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज और बराबर के चिन्ह का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, देखो, राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक भी हो गया और बराबर का भी हो, बराबर का चिन्ह लगता है ना, बराबर का निशान लगाते हैं, वही वाला। अगली लाइन से लिखेंगे, भारतीय रुपया का चिन्ह पैसे के लेनदेन के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है।
भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। और यह आर्थिक ताकत का भी द्योतक है। अगली लाइन से लिखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय मुद्रा चिन्ह की परिकल्पना, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, आया भी है पहले। परिकल्पना और डिजाइन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे से डिजाइन में स्नातकोत्तर यानी मास्टर डिग्री धारक, स्नातकोत्तर या मास्टर डिग्री धारक उदय कुमार ने किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, उदय कुमार ने किया था। ये उदय कुमार का जो सवाल है पहले भी पेपर में आ चुका है। भारतीय मुद्रा में से लगभग 2 से 3 सवाल आ ही जाएंगे, और ऐसे ही सवाल वो होते हैं जो मेरिट निर्धारित करवाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, आएंगे जरूर इनमें से।